चलिए दोस्तों, तो अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हमें राज्य निर्वाचन आयोग की बात करनी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि जिस तरह भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक उसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के में किया गया है। आर्टिकल 243 के में इसे डिस्क्राइब किया गया है। और हम जानते हैं कि ऐसे सभी निकाय जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया जाता है, उन्हें हम संवैधानिक निकाय कहते हैं, उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आयामों की चर्चा करेंगे, डायमेंशन को डिस्कस करेंगे, फिर एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हमें पृष्ठभूमि पढ़नी है, बैकग्राउंड डिस्कस करना है। बैकग्राउंड पढ़ने के बाद हमें चर्चा करनी है महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, फिर हमें चर्चा करनी है शक्ति तथा कार्यों की, फिर हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की, और आखिरी में हम कुछ अन्य तथ्य पढ़ेंगे, कुछ अदर फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो अन्य तथ्य में बेसिकली जो बातें कल रह गई थी उनको भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम उन बातों को रिकॉल भी करेंगे। उसके अलावा हाल ही में एक मुद्दा चर्चा में आ गया है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 3 पार्टियों से निर्वाचन आयोग ने वापस ले लिया और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। तो अब राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संख्या 6 हो गई है। नेशनल पार्टीज का जो टोटल नंबर है वो 6 हो गया है। तो हम ये भी समझेंगे कि एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है और एक पार्टी राज्य पार्टी कैसे बनती है। पर उसकी शुरुआत करने से पहले हम राज्य निर्वाचन आयोग को पढ़ेंगे। और आइए इसके पहले टॉपिक को हम पढ़ते हैं, इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं, इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, अगर आप भारत की पूरी संरचना को देखें तो भारत में जब भारत को आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो भारत ने जिस व्यवस्था को अपनाया उसे द्वि व्यवस्था या बाय सिस्टम या डुअल सिस्टम कहा जाता है, जिसमें शक्तियों का जो विभाजन है, जो डिवीजन ऑफ पावर है, वो 2 भागों में किया गया। सबसे ऊपर केंद्र और केंद्र के अंतर्गत राज्य, सबसे ऊपर यूनियन और यूनियन के अंडर में स्टेट। तो शक्तियों का विभाजन 2 लोगों के बीच में, या हम कह सकते हैं कि 2 निकायों के बीच में था, एक केंद्र और दूसरा राज्य, एक सेंट्रल और दूसरा स्टेट। अंडरस्टूड। लेकिन इसी के साथ जब भारत का संविधान बना तो नीति निदेशक तत्वों में डीपीएसपी में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की गई है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन शब्द का अर्थ होता है कि जब शक्तियों का विभाजन ज्यादा से ज्यादा निकायों या ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में किया जाए। और यही वो अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए, अर्थात जो शक्तियों का विभाजन है वो गांव के स्तर तक किया जाना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत की संसद ने 2 संविधान संशोधन किए। एक था दोस्तों 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992, और एक है 74वां संविधान संशोधन 1992। ये दोनों ही एक्ट 1992 के हैं, जबकि ये लागू हुए हैं 1993 में, 1993 में ये इम्प्लीमेंट हुए। तो क्या हुआ इन संविधान संशोधनों के द्वारा? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 को इंसर्ट किया गया, और भाग 9 का नाम है पंचायत।
इसमें चर्चा की गई है कि भारत में पंचायतों का गठन किस तरह से किया जाएगा और पहली बार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, या हम ये कहें कि पंचायतों को बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधान जोड़ दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जोड़ दिए गए। और इसी भाग 9 में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 के, आर्टिकल 243 के। इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि पंचायतों का चुनाव करवाने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग बनाया जाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा। तो यहाँ पर दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि पंचायतों का चुनाव करवाने के लिए क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयोग होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। तो दोस्तों, अगर किसी भी बात की चर्चा भारतीय संविधान में कर दी जाती है तो उसे हम संवैधानिक निकाय कहते हैं, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। तो सर, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, 74th अमेंडमेंट के द्वारा क्या हुआ, समझिए इस बात को। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 का, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे कि पार्ट 9A को इंसर्ट किया गया और इसका नाम रखा गया है नगर निकाय। इसका नाम रखा गया है नगर निकाय, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं म्यूनिसिपैलिटीज। और इसी में एक आर्टिकल जोड़ा गया है 243ZA। और इस अनुच्छेद में एक बात कही गई है कि साहब, जो नगर निकायों के चुनाव हैं, जो म्यूनिसिपल इलेक्शन है, वह भी स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाएंगे, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें दो बातें स्पष्ट होती हैं। यहां से अब मैं प्रश्न बना रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी कहानी आपके दिमाग में स्पष्ट है। कहानी में हमने ये समझा कि जब भारत को आज़ादी मिली तो हमने शक्तियों का विभाजन सिर्फ दो संस्थाओं के बीच में किया था, दो इंस्टीट्यूशन के बीच में हमने पावर को डिवाइड किया, केंद्र और राज्य, यूनियन और स्टेट। लेकिन इसी के साथ हमने संविधान में अनुच्छेद 40 को भी जोड़ा, आर्टिकल 40 को जोड़ा, जो कि नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है, जो कि डीपीएसपी का हिस्सा है। और उसमें हमने ये बात लिखी कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाएगा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा और ग्राम पंचायतों का गठन राज्य को करना चाहिए। स्टेट शुड फॉर्म पंचायत, ठीक है, विलेज पंचायत। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया। 73rd अमेंडमेंट के द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा गया 243 के, जिसमें कहा गया कि पंचायतों का चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होगा। और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा हमने एक और आर्टिकल इंसर्ट किया 243ZA, जिसमें कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकायों के चुनाव भी करवाएगा, म्यूनिसिपल इलेक्शन भी कंडक्ट करवाएगा। तो ये अब तक की पूरी कहानी है। सर, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे? तो चलो अब एक एक करके प्रश्नों को बनाना शुरू करते हैं। ये पूरी कहानी है जो यहाँ पर लिखी हुई है, पर ये हमने समझा दिया है, तो पीपीटी आप खुद से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न वो आपसे पूछेगा कि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का जिक्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में किया गया है? जवाब क्या होगा? सर, जवाब होगा अनुच्छेद 243 के, आर्टिकल 243 के। और के कैपिटल रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चीज को जब जोड़ा जाता है संशोधन करके तो उसे कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। फिर दूसरा प्रश्न वो आपसे पूछेगा कि राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का मेजर फंक्शन क्या है? तो पहला जवाब दोगे कि अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों के चुनाव करवाना, टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ विलेज पंचायत अंडर
आर्टिकल 243 के। फिर दूसरा जवाब दोगे अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत नगर निकायों के चुनाव करवाना, टू ऑल्सो कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अंडर द आर्टिकल 243 जेड ए। ठीक है, तो ये दो इसके कार्य हो जाएंगे। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो जवाब होगा भाग 9 में उल्लेख किया गया है, पार्ट 9 में बात की गई है। और इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो जवाब देंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो कि 1993 से इम्प्लीमेंट हुआ। ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई थी? तो आर्टिकल 40। अनुच्छेद 40 में कहा गया था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया जाएगा। ये बात अनुच्छेद 40 में कही गई थी, आर्टिकल 40 में कही गई थी। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि यहाँ तक जो हमने कहानी समझी वो आपके दिमाग में बड़ी स्पष्ट होगी कि किस तरह से आयोग बना, क्या इसकी पृष्ठभूमि रही। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की चर्चा करते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करते हैं। अच्छा, एक बात और समझिए, देखिए यहाँ पर जो हमें सिलेबस में हम पढ़ रहे हैं, हम राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हैं। तो जो बातें हम एक राज्य के बारे में पढ़ेंगे वो सभी निर्वाचन आयोगों के बारे में लगभग एक जैसी है। हाँ, सेवा शर्तें और पदावधि बदलती है क्योंकि वो राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है, बाकी ढांचा एक जैसा रहेगा, स्ट्रक्चर एक जैसा रहेगा। तो जो आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारे के सारे आर्टिकल मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग पर भी लागू होंगे, एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन पर भी एज इट इज इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे, पूरी कहानी अनुच्छेद 243 के में ही छुपी हुई है। तो एक एक करके आर्टिकल को समझते हैं। तो सबसे पहले है आर्टिकल 243 के 1, अनुच्छेद 243 के का पहला हिस्सा। तो इसमें पहली बात जो कही गई है दोस्तों कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा जिसका कार्य क्या होगा? पंचायत के चुनाव करवाना, पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट करवाना। और इसी में संरचना बताई गई है, स्ट्रक्चर बताया गया है और कहा गया है कि आयोग जो है वो सिर्फ 1 मेंबर बॉडी होगा, एक सदस्यीय आयोग होगा और इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। दे ही और शी विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो पहले ही आर्टिकल में बहुत सारी जानकारी दे दी। क्या क्या समझ में आया? सर, पहली बात इसमें कही गई है कि आयोग के गठन की बात की गई है, फॉर्मेशन की बात की गई है। दूसरी, हमें संरचना भी पता पड़ती है कि यह एक सिंगल मेंबर बॉडी है, एक सदस्यीय निकाय है। तीसरा, जो भी राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और चौथा, हमें फंक्शन के बारे में भी पता पड़ता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है पंचायत के चुनाव करवाना। और अगले अनुच्छेद में हम ये भी पढ़ लेंगे कि ये पंचायत के साथ साथ नगर निकायों के चुनाव भी करवाएगा, ये पंचायत के साथ साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन को भी कंडक्ट करवाएगा। तो यहीं से ना अंतर समझना शुरू करो। जब हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा था तो उसमें ये लिखा हुआ था कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ एक निर्वाचन आयुक्त होगा। वहां पर अपॉइंटमेंट का काम प्रेसिडेंट कर रहे थे, यहाँ पर अपॉइंटमेंट का जो काम है वो गवर्नर के द्वारा किया जा रहा है। साफ है ये बात, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और कमेंट करके जल्दी से मुझे बताइए कि हमने एक और निकाय के बारे में पढ़ा था जो सिंगल मेंबर बॉडी था, जो एक सदस्यीय निकाय था। ठीक है, अब अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। तो अगला आर्टिकल है 243 के 2। के 2 में 3-4 बातें हैं। इसमें सबसे पहली बात महत्वपूर्ण है कि सेवा शर्त का जो निर्धारण है
वो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। जब हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा था तो वहां पर भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि आयुक्तों की जो सेवा शर्तें हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाएंगी, वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड की जाएंगी। और यहाँ पर यह बात लिखी हुई है कि आयुक्त की जो सेवा शर्तें हैं वो राज्यपाल तय करेगा। मतलब ये हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त क्या वेतन कितना होगा, टर्म एंड कंडीशन क्या होगी, टेन्योर क्या होगा, ये सारी की सारी बातें राज्यपाल तय करेंगे। ये सारी बातें गवर्नर के द्वारा डिसाइड की जाएंगी। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि सर बाकी सारी बातें जो हैं वो सभी राज्यों में एक जैसी होंगी। मतलब चाहे मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग उठा लो, चाहे छत्तीसगढ़ का निर्वाचन आयोग उठा लो, दोनों में एक सदस्य ही होगा, दोनों का काम एक जैसा होगा और दोनों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे। लेकिन सेवा शर्तें और पदावधि अलग अलग हो सकती है, सर्विस कंडीशन और टेन्योर अलग अलग हो सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में जो पदावधि है वो 6 साल और 66 वर्ष की है। ठीक है, ये पदावधि दी गई है। 6 ईयर एंड 66 ईयर का टेन्योर दिया गया है। ओके, इसी में लिखा गया है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? राज्यपाल को सौंपेगा। हटाया ठीक उसी तरह जाएगा जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जैसे हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। अब इसी को आप कंपेयर कीजिए। जब हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा था, जब हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा था तो वहां हमने साफ साफ ये डिस्कस किया था दो बातें कि सर जब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना होगा, तो ठीक उसी तरह हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता। जबकि अदर इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर हटाया जाता है, सीईसी की रिकमेंडेशन पर हटाया जाता है। याद आ रहा है आपको? ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था। अब इसी को कंपेयर करो स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन में हमें पता पड़ता है कि चूंकि सिंगल मेंबर बॉडी है तो जो इसका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा उसे हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो हाई कोर्ट के जज को हटाने की होती है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की होती है। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? तो ये बात अनुच्छेद 243 के 2 में मेंशन की गई है। पर क्या नहीं दिया गया है? पदावधि नहीं दी गई है, योग्यता नहीं दी गई है, वेतन नहीं दिया गया है, सेवा शर्तें नहीं दी गई हैं, टेन्योर, टर्म एंड कंडीशन, क्वालिफिकेशन, सैलरी, ये सारी बातें नहीं दी गई हैं। ये सारी बातें राज्यपाल तय करेंगे, गवर्नर तय करेंगे। तो यहीं से ना स्टेटमेंट बनते हैं कई बार कि सभी राज्यों में वेतन एक जैसा होगा, नहीं होगा। सभी राज्यों में पदावधि एक जैसी होगी, नहीं होगी। हर एक राज्य में ये डिफर कर सकता है क्योंकि राज्यपाल के ऊपर ये बात छोड़ी गई है। ठीक है, अगले आर्टिकल की बात करते हैं। अगला है 243 के 3। इसमें कहा गया है कि अगर राज्य निर्वाचन आयुक्त को कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, किसी भी प्रकार के एडिशनल ऑफिसर की जरूरत होगी, तो राज्यपाल उन्हें वो कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। और गवर्नर ही दोस्तों वो व्यक्ति होते हैं जो अधिसूचना जारी करते हैं कि पंचायत और नगर निकायों के चुनाव होना है, पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होना है। वहां पर यह काम राष्ट्रपति किया करते थे, प्रेसिडेंट जो है वो अधिसूचना जारी किया करते थे। अगला जो आर्टिकल है 243 के 4, इसमें कहा गया है कि राज्य विधानमंडल जो है वो चुनाव से संबंधित विषयों पर कानून बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। अब इसे भी ना आप कनेक्ट कीजिए, याद कीजिए जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे तो वहां हमने दो आर्टिकल पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था अनुच्छेद 327 और एक हमने पढ़ा था अनुच्छेद 328।
आर्टिकल 327 में हमने डिस्कस किया था कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है दोस्तों, वो चुनाव से संबंधित नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। वहीं 328 में हमने डिस्कस किया था कि जो विधान सभाएं हैं वह निर्वाचन संबंधी कानून बना सकती हैं। लेकिन यहाँ पर किस निर्वाचन की बात हो रही थी? यहाँ पर बात हो रही थी उन निर्वाचनों की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। लेकिन जब स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात होगी तो यहाँ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंडर में रहते हुए, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सॉरी, जो स्टेट लेजिस्लेशन है, राज्य की जो विधायिका है, वो चुनावों से संबंधित कानून बना सकती है, वो इलेक्शन से रिलेटेड लॉ बना सकती है। और वहां हमने देखा था कि संसद ने बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव का नियम बनाया, उपराष्ट्रपति के चुनाव का नियम बनाया, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अलग नियम बनाए हैं, तो सारी चीजें वहां पर बनाई गई हैं। स्पष्ट है ये बात? तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी कुछ कानून बनाए हैं। कौन कौन से कानून हैं? जैसे एक है मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964, द मध्य प्रदेश लोकल अथॉरिटी इलेक्शन ऑफेंसेस एक्ट 1964। एक बनाया है मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985, ठीक है, मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994, और एक बनाए हैं नियम नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994। अब ये सब याद नहीं रखना है आपको, बस एक रेफरेंस के तौर पर आपको बता दिया कि अगर कभी प्रश्न आ जाए तो थोड़ा बहुत तो दिमाग में क्लिक कर ही जाता है। लेकिन वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट थे, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, बहुत चर्चा में है। उसी के आधार पर आप देखेंगे कि राहुल गांधी की हाल ही में संसद सदस्यता रद्द की गई है, उसी अधिनियम के एक प्रावधान के तहत। तो आपका ये होमवर्क है, आप करके आएंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगली क्लास में आपसे पूछूंगा भी प्रश्न कि बताइए उस अधिनियम की किस धारा के द्वारा राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द किया गया है, जो पार्लियामेंट की मेंबरशिप है उसे पार्लियामेंट मेंबर के रूप में उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल और बचता है 243 ओ। अब हम के से ओ पर आ गए, और इसमें वही बात है कि देखिए साहब, जो भी ये निर्णय लेगा राज्य निर्वाचन आयोग, और खास तौर पर परिसीमन संबंधी निर्णय जो लिए जाएंगे, डीलिमिटेशन संबंधी जितने भी निर्णय लिए जाएंगे, उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसमें जो कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। याद कीजिए, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 329 पढ़ा था, और वहां हमने डिस्कस किया था कि जो कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ठीक 243 ओ में ये बात लिखी हुई है कि जो भी परिसीमन का कार्य किया जाएगा, डीलिमिटेशन का काम किया जाएगा, उसमें आयोग हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब अभी आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, परिसीमन का मतलब क्या होता है, पर थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जब हम अन्य तथ्य पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार में आपको डीलिमिटेशन समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे होता है, कौन मेंबर होता है, इन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो यहां से सवाल क्या क्या बन सकते हैं, चलिए अब सवाल बनाते हैं। अब अगर मैं आपसे एक छोटा सा चेंज करूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि हम राज्य निर्वाचन आयोग की जगह मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग बोलें, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो जवाब क्या होगा? एक सदस्यीय निकाय है, सिंगल मेंबर बॉडी है। बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, वो त्यागपत्र अर्थात रेजिग्नेशन किसको देते हैं? तो दोनों का जवाब क्या होगा, और सेवा शर्तें कौन तय करता है? तो तीनों का जवाब होगा राज्यपाल, गवर्नर।
किस तरह से हटाया जाता है? तो ठीक उसी प्रक्रिया के द्वारा जिस तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जिस तरह हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ से पूछी जा सकती हैं। एक काम कीजिए, एक बार इसे ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए इस चीज को। ओके, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें चर्चा करनी है कि आयोग के प्रमुख कार्य और शक्तियां क्या होती हैं, कमीशन के फंक्शन और पावर क्या होती है। अब देखिए, दो कार्य ऑलरेडी आपको पता है दोस्तों, दो मेजर फंक्शन ऑलरेडी आपको पता है कि सर अनुच्छेद 243 के आर्टिकल 243 के में मेंशन किया गया है कि आयोग पंचायत के चुनाव करवाएगा, पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, और अनुच्छेद 243 जेड ए में कहा गया है कि आयोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी कंडक्ट करवाएगा। इसके अलावा भी आयोग के कुछ काम होते हैं, जैसे दोनों चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली को तैयार करना, इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना, चुनाव की तिथियों को घोषित करना। हालांकि नोटिफिकेशन गवर्नर ही जारी करते हैं, अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, आचार संहिता को बनाना और उसका प्रभावी क्रियान्वयन करना, चुनाव चिन्हों को आवंटित करना। आपने देखा होगा कि जब भी पंचायत के चुनाव होते हैं तो बहुत सारे चुनाव चिन्हों को आवंटित किया जाता है, इलेक्शन सिंबल को अलोकेट किया जाता है। तो पंचायत और नगर निकाय के चुनावों में चुनाव चिन्हों के आवंटन की जिम्मेदारी, इलेक्शन सिंबल का एलोकेशन की जो पूरी जिम्मेदारी है वो राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। इसके अलावा अगर कुछ भी गलत होता है तो निर्वाचन को रद्द करना और साथ ही साथ निर्वाचन के बारे में लोगों को जागरूक करना, अवेयरनेस फैलाना। इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम भी किए जाते हैं आयोग के द्वारा, अलग अलग तरह के सेमिनार होते हैं, कैंपेन चलाए जाते हैं, वो सारा इसी का हिस्सा है। तो एक प्रकार से ये सारे वही कार्य हैं जो कार्य हमने कहाँ पर देखे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डिस्कस किए थे। भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में भी हमने यही सारे कार्य डिस्कस किए थे, यही सारे प्रोविजंस को हमने डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को याद आ रहा होगा। अब ये हमने चर्चा कर ली स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, बैकग्राउंड भी पढ़ लिया, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात भी कर ली, हमने कार्य और शक्तियों की बात भी कर ली। अब हम मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे, एमपी स्टेट कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, बहुत सामान्य जानकारी है, अधिकांश बातें आप पढ़ चुके हैं, तो इन तथ्यात्मक जानकारी है, बस उसको ध्यान रखना है। गठन कब हुआ, तो ये प्रश्न पूछा गया है 1 फरवरी 1994 को, 1 फरवरी 1994 को। आधार क्या है, तो अभी डिस्कस किया हमने, संविधान का अनुच्छेद 243 के आर्टिकल 243 के। किस प्रकार का निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है और एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसका ध्येय वाक्य है, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, एवरी वोट प्राइसलेस, एवरी लोकल बॉडी सिग्निफिकेंट। इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में है, निर्वाचन भवन में। और इसकी जो बिल्डिंग है दोस्तों, निर्वाचन भवन, इसका शिलान्यास किया था राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी ने 22 जनवरी 1995 को, जबकि इसका उद्घाटन 1 नवंबर 1997 को राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी के द्वारा किया गया था। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि सर 1994 में बना तो बिल्डिंग बाद में बनी, तो क्या उससे पहले ये सड़क पर कार्यालय लगा के रह रहे थे? नहीं, उससे पहले एक अस्थायी बिल्डिंग थी जहां पर निर्वाचन आयोग का मुख्यालय था। फिर जैसे ही उद्घाटन हुआ मोहम्मद शफी कुरैशी जी के द्वारा, जो उस समय पर गवर्नर थे,
1 नवंबर 1997 को फिर अल्टीमेटली निर्वाचन आयोग का मुख्यालय निर्वाचन भवन भोपाल में शिफ्ट कर दिया गया। अब और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, पहले आयुक्त कौन थे? तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे एन बी लोहानी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये। पहले इलेक्शन कमिश्नर थे एन बी लोहानी। और वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त हैं जिनके तत्वाधान में चुनाव भी हुए हैं वो हैं बसंत प्रताप सिंह। बसंत प्रताप सिंह ये 6वें निर्वाचन आयुक्त हैं दोस्तों। अब तक कोई भी महिला चुनाव आयुक्त नहीं बनी है। तो सर आयुक्तों की बात तो आपने कर दी, आपने बताया कि पहले कमिश्नर एन बी लोहानी, जबकि वर्तमान में जो कमिश्नर हैं वो हैं बसंत प्रताप सिंह। अब इनके कार्यकाल की बात करते हैं। तो सर कार्यकाल के बारे में हमने पढ़ा था कि निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, सेवा शर्त, वेतन और योग्यता, ये बातें संविधान में नहीं दी गई हैं। इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर, उसकी वर्किंग कंडीशन और उसकी सैलरी, ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये सारी बातें राज्यपाल निर्धारित करते हैं, गवर्नर के द्वारा डिसाइड की जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो कार्यकाल है दोस्तों वो 6 वर्ष और 66 वर्ष का कार्यकाल है। 6 ईयर और 66 ईयर का टेन्योर है। तो ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है। हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए, मे बी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, सचिव की बात करेंगे। पहले सचिव का नाम है श्री प्रकाश चंद्र, जिनका नाम आप देख रहे हैं। पहली महिला सचिव का नाम है विजया श्रीवास्तव। और वर्तमान जो सचिव हैं दोस्तों वो हैं श्री राकेश सिंह। इसके पहले जब हमने पिछले साल इसको पढ़ा था तो उस समय श्री बी एस जामोद थे, बी एस जामोद। लेकिन अभी कौन है? श्री राकेश सिंह, जो कि 2022 अप्रैल से सचिव के पद पर हैं। और कार्यकाल आपको हमने बता ही दिया। अच्छा, ये पूरे अध्यक्षों के नाम हैं। पहले थे एन बी लोहानी, उसके बाद गोपाल शरण शुक्ल, फिर आदित्य विजय सिंह, फिर अजीत रायजादा, फिर श्री आर परशुराम और अभी कौन है? बसंत प्रताप सिंह। तो 6वें नंबर के अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2019 से अब तक चल रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। तो बेसिक से प्रश्न पूछे जाएंगे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में। पहला प्रश्न, कब बना? 1 फरवरी 1994 को, 1 फरवरी 1994 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भोपाल में है। पहले आयुक्त कौन थे? एन बी लोहानी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बसंत प्रताप सिंह। किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक। कहाँ पर दिया गया है? भाग 9 अनुच्छेद 243 के, पार्ट 9 आर्टिकल 243 के। स्पष्ट है, सारी बातें बड़ी क्लियर है। अब कुछ और जानकारी देखिए दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का चुनाव आयुक्त है, निर्वाचन आयोग है, इन्होंने एक ऐप बनाया था, चुनाव ऐप। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐप बनाए थे, सी विजिल ऐप बनाया था आचार संहिता के लिए, इसी तरीके से बहुत सारे जो ऐप हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश ने भी बनाए हैं, जिसमें एक ऐप बड़ा महत्वपूर्ण है जिसका नाम है चुनाव ऐप। ओके, इसका नाम है। अगली बात, जितना भी वेतन दिया जाता है निर्वाचन आयुक्त को, वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वो इंडिया के राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता परिचय पत्र केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। अब ये पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चाहे इलेक्शन लोकसभा का हो, राज्यों की विधानसभा के हो या लोकल बॉडीज के हो, जो परिचय पत्र दिया जाएगा वो परिचय पत्र कौन देता है दोस्तों? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देता है, भारतीय निर्वाचन आयोग ही देता है। इसके बाद आप देखें कि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को आयोग अपनी मतदाता सूची को अपडेट करता है। अधिसूचना, जैसा कि हमने आपको बताया कि राज्यपाल, और मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है भारत का जिसने इस
संवैधानिक व्यवस्था के तहत चुनाव करवाए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत इलेक्शन कराए थे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी थी राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो सवाल आएगा क्या सर अब यहीं पर लेक्चर खत्म? नहीं, अब हम कुछ दूसरी बातों की चर्चा करेंगे जो जुड़ी हुई है निर्वाचन से। कुछ अन्य तथ्य हैं, मैं आपके 10 से 20 मिनट और लूंगा, पर हम सभी तथ्यों को एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा जो इसका सिनॉप्सिस हम आपको देंगे, तो दो सिनॉप्सिस आपको मिलेंगे। एक आपको मिलेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिनॉप्सिस, और एक सिनॉप्सिस हम देंगे आपको राज्य निर्वाचन आयोग का। हालांकि दोनों के जो नोट्स हैं वो मैं आपको कंबाइंड करके एक ही पीडीएफ में दूंगा, और अगले सेशन में हम इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे, और जो प्रश्न रहेंगे वो दोनों आयोगों से संबंधित रहेंगे, दोनों कमीशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ अन्य तथ्यों की बात करते हैं, कुछ अदर फैक्ट को हम डिस्कस करते हैं। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, तो एक बार पहले हम उनको रिकॉल कर लेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, और फिर हम कुछ नए तथ्यों को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको याद होगा हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था। सबसे पहला तथ्य जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेशनल वोटर डे। हिंदी में इसे कहा जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि हर साल 25 जनवरी के दिन, हर साल 25 जनवरी के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। तो सवाल आएगा सर 25 जनवरी ही क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था, 25 जनवरी 1950 को हुआ था। एक और बात याद रखेंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो 2011 से हुई है, 2011 से हुई है। उससे पहले हम मतदाता दिवस नहीं मनाते थे। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आते हैं थीम से लेकर के। तो 2023 में जो मतदाता दिवस हमने बनाया उसका जो विषय था, उसका जो थीम है दोस्तों, वो है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। मैं एक बार यहां लिख दे रहा हूं, और इंग्लिश में भी याद कीजिएगा, हिंदी में याद नहीं करेंगे आप इसे। नथिंग लाइक वोटिंग, वोट जैसा, वोटिंग मतदान जैसा कुछ नहीं, आई वोट फॉर श्योर, मैं मतदान जरूर करूंगा। तो ये जानकारी हमारा पहला तथ्य है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में, नेशनल वोटर्स डे के बारे में। तो ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। दैट इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट फैक्ट। तो ये रिवीजन भी हो गया क्योंकि हमने पिछले बार भी इसके बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। चलिए अब हम अगले तथ्य की चर्चा करते हैं, और अगला तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़ा हुआ है, ये नेशनल पार्टीज से जुड़ा हुआ है, और ये हाल ही में बहुत चर्चा में भी आ गया। क्यों आया पहले इसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक हैंडबुक है जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल सिंबल रूल्स। उसी के तहत राजनीतिक पार्टियों को चिन्हों का आवंटन किया जाता है, और उसी के तहत उन्हें राष्ट्रीय पार्टी, राज्य पार्टी या गैर अधिसूचित पार्टी का दर्जा दिया जाता है। नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी या अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो अभी अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, भारतीय निर्वाचन आयोग ने नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टियों की एक सूची जारी की है, एक लिस्ट जारी की है। तो पहले दोस्तों राष्ट्रीय पार्टियों की जो संख्या है वो 8 हुआ करती थी। देयर वर 8 नेशनल पार्टी। अभी अभी जो सूची आई है उसमें से 3 राष्ट्रीय पार्टियों को अलग कर दिया गया है और एक पार्टी को जोड़ दिया गया है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या है वो अब 6 है, वो 6 है।
तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में कितनी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? 6 पार्टियों को। देयर आर टोटल 6 पार्टीज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी। तो सवाल आएगा कि सर कौन सी पार्टी है जिसे अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? तो ये है दोस्तों आम आदमी पार्टी, जिसे आप के नाम से भी जाना जाता है। और 3 पार्टियां कौन सी हैं जिनका दर्जा छीन लिया गया? तो इसमें पहली आती है टीएमसी अर्थात तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी जी की पार्टी है। दूसरी इसमें एक पार्टी है दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए 2 कम्युनिस्ट पार्टी हैं, एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम। और तीसरी इसमें पार्टी है नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी, जो शरद पवार जी की पार्टी है। तो इन 3 पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है, नेशनल पार्टी का स्टेटस वापस ले लिया गया है। तो अभी कितनी पार्टियां हैं? 6 पार्टियां कौन सी हैं एक बार देखिए। तो सबसे पहले है आम आदमी पार्टी, जिसे हाल ही में दर्जा दिया गया, आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों यहां आपको दिखाई देगी, सेकंड नंबर पर नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, ये अलग है, नेशनल पीपल्स पार्टी है और दर्जा किसका खत्म किया गया है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस का दर्जा खत्म किया गया है। फिर तीसरे नंबर पर आती है इसमें भारतीय जनता पार्टी। चौथे नंबर पर है बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी। 5वें नंबर पर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 6वें नंबर पर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। तो इन 6 पार्टियों के नाम भी आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन सी पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब आपके दिमाग में 2 सवाल आएंगे कि सर पहली बात तो ये बताइए कि वो क्या फायदे मिलते हैं। एक सेकेंड दीजिए बस, सॉरी। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर पहला प्रश्न तो यह है कि एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, एक पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस कैसे मिलता है। और दूसरा प्रश्न ये आ रहा होगा दिमाग में कि सर इसका फायदा क्या है, इसके लाभ क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलेगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए हम सब ने मिलकर के एक पार्टी बनाई, स्टूडेंट लिबरल पार्टी, ये हमारी पार्टी का नाम है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसकी पहली शर्त, राष्ट्रीय पार्टी बनने की जो पहली शर्त है वो ये है कि अगर किसी पार्टी को 4 या 4 से अधिक राज्यों में 4 या फिर मोर देन 4 स्टेट में राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाए, स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्निशन मिल जाए, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाएगा, तो उसे नेशनल पार्टी अनाउंस कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, हमने एक पार्टी बनाई, इसका नाम क्या है? स्टूडेंट लिबरल यूनियन। तो हमारी पार्टी को 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल गया, स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्निशन मिल गया। तो जैसे ही हमको 4 या फिर मोर देन 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिलेगा, ऑटोमेटिकली हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल जाएगा, नेशनल पार्टी का स्टेटस भी मिल जाएगा। मान लीजिए कि सर ऐसा नहीं होता, तो क्या कोई दूसरा विकल्प भी है? तो बिल्कुल है। दूसरा विकल्प यह है दोस्तों, और यहां पर एक शब्द याद रखेंगे, और दूसरा विकल्प यह है कि ऐसी पार्टी 3 राज्यों से, 3 अलग अलग राज्यों या 3 से ज्यादा राज्यों से लोकसभा के चुनाव में कम से कम 2% सीटें जीते, एटलीस्ट 2% सीट को जीते। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझो, ये बात क्या कह रहा है इसको समझें। इसमें पहली कंडीशन ये दी गई है कि लोकसभा की 2% सीटें जीतना होगा, लोकसभा की 2% सीट हमें लेनी होगी। अभी आसान करने के लिए हम चीजों को ये मान लेते हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो सर मान लिया कि लोकसभा में कुल 200 सीटें हैं, तो 200 का 2% कितना होगा? सर 200 का 2% होगा 4।
क्या होगा दोस्तों? 4। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो हमें लोकसभा के चुनावों में कम से कम 4 सीटें जीतना जरूरी है। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी नहीं है कि आपको 2% सीटें जीतना है। ये जो 2% सीटें आपको जीतना है, ये 3 अलग अलग राज्यों से आनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि ये जो 4 सीटें हमें जीतना है ना दोस्तों, ये 3 अलग अलग राज्यों से जीतना है। आप 2 सीटें यूपी से जीत लीजिए, एक एमपी से जीत लीजिए, एक राजस्थान से जीत लीजिए, तब जाकर के हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा, तब जाकर के हमें नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलेगा। सर मान लीजिए हमने ये भी नहीं हो पाया, तो क्या इसका कोई और विकल्प है? इसके अलावा एक और ऑप्शन है। तो और करके अब हम तीसरा ऑप्शन लिख रहे हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि लोकसभा या राज्यसभा के, सॉरी माफ कीजिए, लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में 4 या अधिक राज्य, 4 या अधिक राज्यों से कम 6% वोट मिले और 4 लोकसभा की सीटों में जीत मिले। अब ये कंडीशन समझें, थोड़ा सा मुश्किल है पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कंडीशन 2 बातें कह रही है। पहली बात जो ये कंडीशन कह रही है कि देखिए साहब, एक रास्ता और है। एक रास्ता ये है कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो लोकसभा के चुनाव में जहां पर भी जितने भी राज्य हैं, तो कम से कम 4 राज्यों में जितने भी वोट डले हैं, उन 4 राज्यों के वोट का 6% मिलना चाहिए और 6% मिलने के साथ साथ 4 लोकसभा सीटें भी मिलनी चाहिए। तब जाकर के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा, तब जाकर के नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। हो सकता है कि ये 6% वोट आपको लोकसभा के चुनाव में मिले, या अगर आपको लोकसभा के चुनाव में नहीं मिल रहे हैं तो विधानसभा के चुनाव में ये 6% वोट मिले। तो ये 3 कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा, नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, ये एक छोटी सी बात है, जनरली हम नहीं पढ़ते हैं, पिछले साल हमने ये नहीं पढ़ा था, लेकिन ये टॉपिक चर्चा में आ गया तो हमने राष्ट्रीय पार्टी की कंडीशन पढ़ ली। देखिए पीपीटी में भी लिखा हुआ है, ये 3 पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जो अब क्षेत्रीय पार्टियां बन चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद देखें लिखा हुआ है कि 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता हो, राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 की पुस्तिका के अनुसार। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार? लोकसभा या राज्य के विधानसभा चुनावों में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करे तथा इसके अतिरिक्त लोग 4 लोकसभा सीटों पर भी जीत दर्ज करे। तीसरा ऑप्शन, यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% प्राप्त किया हो, तो ऐसी पार्टी को हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे सकते हैं, ऐसी पार्टी को हम नेशनल पार्टी का स्टेटस दे सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात स्पष्ट है, सारी बातें क्लियर है। चलिए तो एक और टॉपिक के बारे में छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिसके बारे में हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए। और अब हमें बात करनी है ईवीएम के बारे में। ये हमारा तीसरा टॉपिक है, ईवीएम। ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, अब देखो यहां पर ना एक जगह कंफ्यूजन होता है, लोग कई बार इसे इलेक्ट्रिक कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल कर देते हैं। तो अगर आप एग्जाम में भी देखोगे ना तो प्रश्न ऐसे ही बनता है, वो पूछेगा कि बताइए ईवीएम का पूरा नाम क्या है। एक ऑप्शन दे देगा इलेक्ट्रिकल, एक दे देगा इलेक्ट्रिक, पर सही जवाब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। अब ईवीएम किस तरह से काम करता है तो देखें। देखिए दोस्तों, ईवीएम में ना 2 चीजें होती हैं। एक होता है ये मशीन जो आप यहां देख रहे हैं, और ये दूसरी मशीन।
ये जो मशीन है इसे कहा जाता है बैलेट यूनिट, जिसमें हम अपना वोट डालते हैं। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। अब जब भी आप वोट देने के लिए अगर गए हैं तो आपने देखा होगा कि एक बूथ ऑफिसर होता है जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। तो ये जो कंट्रोल यूनिट है वो बूथ ऑफिसर के पास होती है, और ये जो बैलेट यूनिट है ये एक गोपनीय जगह पर रखी जाती है जहां आपको कोई देख ना सके, और यहां जाकर के हम अपने वोट को कास्ट करते हैं। अब देखिए ईवीएम के बारे में आपको दो तीन बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम बताते हैं। ईवीएम का जो पहली बार प्रयोग भारत में किया गया वो 1982 में किया गया, 1982 में किया गया, और इसका प्रयोग केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। बहुत समय तक हम ईवीएम को चेक करते रहे, और 2004 में फाइनली हमने लोकसभा के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया, इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। अब दोस्तों ये जो ईवीएम की मशीन आप देख रहे हैं ना, इसको चलाने के लिए किसी भी प्रकार की बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें इनबिल्ट बैटरी होती है। दूसरी बात, एक ईवीएम में अधिकतम 2000 मत की गणना की जा सकती है, मैक्सिमम 2000 वोट को काउंट किया जा सकता है, और अधिकतम दोस्तों इसमें 384 प्रत्याशी आ सकते हैं, 384 कैंडिडेट्स को भी काउंट किया जा सकता है। और इसमें हाल ही में एक गुलाबी रंग का बटन जोड़ा गया है इस तरह से, जो सबसे आखिरी में, इसी को हम नोटा के नाम से जानते हैं, जो गुलाबी रंग से रिप्रेजेंट किया जाता है नन ऑफ दी अबव। सर ये बात तो क्लियर है, लेकिन अब ये और बताइए कि ईवीएम आखिरकार बनाई किसके द्वारा जाती है। तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये बात तो स्पष्ट है कि इसे कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ही बनाएगी। तो क्या कोई प्राइवेट कंपनी ईवीएम बनाएगी? जवाब है नहीं। सर भारत में चुनाव जो है वो डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी है, तो ये काम हम किसी प्राइवेट कंपनी को तो नहीं दे सकते, ये काम सरकारी कंपनी ही करेगी। तो दो सरकारी कंपनियां हैं जो ईवीएम भी बनाती हैं और वीवीपैट भी बनाती हैं। इन कंपनियों का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद। ये प्लीज याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद। तो ये कुछ बातें आपको ईवीएम से जुड़ी हुई याद रखना है। अब छोटी सी बात हम और आपको बताते हैं, ईवीएम से हम अगले कंसेप्ट पर जाएंगे जो है वीवीपैट। अब आपने सुना होगा कि हाल ही के समय में बार बार ये मुद्दा उठता है कि ईवीएम की टैंपरिंग की जा रही है, मशीनों से छेड़खानी की जा रही है, जिस व्यक्ति को हम वोट डाल रहे हैं उस व्यक्ति को वोट नहीं मिल रहा है, किसी और ही व्यक्ति को वोट मिल जा रहा है। ये मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। तो इसका समाधान करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रास्ता अपनाया जिसे वीवीपैट कहा जाता है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मैं फिर से रिपीट करूंगा, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अब क्या किया इन्होंने कि जैसे ये ईवीएम है, तो ईवीएम में तीन हिस्से हैं, ये बैलेटिंग यूनिट है, ये कंट्रोल यूनिट है। तो इन्होंने एक और इसमें प्रिंटर जोड़ा है, एक प्रिंटर जोड़ा गया है जिसका नाम है वीवीपैट। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने पर्टिकुलर व्यक्ति को वोट दिया और उसका चुनाव चिन्ह है शेर। आपने जैसे ही उसके चुनाव चिन्ह शेर पर बटन दबाया तो तुरंत क्या होगा, ये जो प्रिंटर है इस प्रिंटर से एक पर्ची बाहर आएगी, जैसे रसीद होती है ना, रिसिप्ट, ऐसी पर्ची बाहर आएगी जिसमें ये लिखा रहेगा कि आपका वोट किसको गया है। तो आप देखोगे कि अगर आपने यहाँ शेर का बटन दबाया तो यहाँ पर भी शेर बना हुआ आ जाएगा कि आपका वोट सही व्यक्ति को गया। तो ऐसा नहीं कि आप उसको उठा के रखें, चलो भैया हमने वोट दे दिया तो हम पर्ची घर पे ले जा लें, नहीं, ये 7 सेकंड के लिए यहाँ पर रहेगी, 7 सेकंड के लिए यहाँ पर रहेगी और फिर यहाँ से ये चली जाएगी। सर क्यों, हमें घर लाने क्यों नहीं दे रहे? हर जगह हम बिल लेकर के आते हैं, रसीद लेकर के आते हैं। ऐसा इसलिए साहब क्योंकि जो मतदान का विषय है वो बहुत ही पर्सनल मुद्दा होता है।
आप यहाँ पर वोट दे करके आए, बाहर एक बाहुबली नेता खड़ा हुआ था, कहा कि दिखाओ पर्ची किसको वोट दिया। आपने पर्ची दिखाई, उसने देखा कि भैया हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया, फिर क्या होगा क्या नहीं वो आप बेहतर तरीके से खुद समझ सकते हैं, है ना। तो एक ये मुद्दा है जो आपको याद रखना है वीवीपैट का। क्लियर है यहाँ तक सारी बात? एक बार इसको देखिए ध्यान से, देखिए जल्दी से। ठीक। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और आपको याद रखना है दोस्तों, कि हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि सर ईवीएम का जो पहली बार इस्तेमाल है वो केरल के विधानसभा चुनावों में किया गया और लोकसभा में इसका इस्तेमाल 2004 में किया गया। लेकिन वीवीपैट का पहली बार इस्तेमाल कहाँ किया गया? तो इसका पहली बार जो इस्तेमाल किया गया वो 2013 में एक नॉक्सेन नाम की जगह है दोस्तों, जो नागालैंड में है। तो नागालैंड के विधानसभा चुनावों में नॉक्सेन विधानसभा क्षेत्र में इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया। और 2017 में 2017 में गोवा के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें पूरी तरीके से कंप्लीटली वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। और हाल ही में जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे उन लोकसभा चुनावों में पूरी तरीके से वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। तो देखिए एक बार मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये वीवीपैट का फोटो है। कुछ इस तरह देखिए, यहाँ पर एक पर्ची आती है, 7 सेकंड के लिए यहाँ पर रहती है और फिर यहाँ से नीचे चली जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो इस तरह से काम करता है वीवीपैट। फुल फॉर्म याद रखेंगे, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। पेपर ऑडिट ट्रेल पहली बार इस्तेमाल 2013 नॉक्सेन, 2017 गोवा और 2019 में लोकसभा। सर दो मुद्दे तो हमने डिस्कस कर लिए, हमने ईवीएम की भी बात कर ली, हमने वीवीपैट की भी बात कर ली। अब एक मुद्दा और रह जाता है सर, जो मुद्दा है नोटा का। नोटा, तो नोटा को हम किस नाम से जानते हैं सर? इसका फुल फॉर्म होता है नन ऑफ दी अबव। ओके, अगर आप कभी भी वोट डालने के लिए गए हैं तो जो ईवीएम मशीन आपको दिखाई देती है उसमें आखिरी में एक क्रॉस का चिन्ह बना रहता है और जनरली इसे गुलाबी रंग से दर्शाया जाता है, ठीक है। और इसी क्रॉस के चिन्ह को हम नोटा कहते हैं या नन ऑफ द अबव कहते हैं। अब ये क्या है, किस तरह से काम करता है, इसके बारे में बात सुने। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका एक क्षेत्र है, जैसे हमारा जो क्षेत्र है हम दमोह से हैं, ठीक है। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र से 10 लोगों ने विधायकी का चुनाव लड़ा और मुझे 10 में से कोई भी पसंद नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो रिस्पॉन्सिबल ना हो, उनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड हो, तो मुझे 10 में से कोई व्यक्ति पसंद नहीं है। लेकिन साहब चूंकि मुझे वोट डालना है तो मुझे 10 में से किसी ना किसी को तो वोट देना पड़ेगा, ये कंपल्सन था। तो 2009 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिक्वेस्ट डाली कि हमें नोटा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दुनिया के 13 देशों में नोटा का प्रयोग होता है। तो अब मेरे पास एक विकल्प है कि अगर मुझे इन 10 में से कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो मैं अपना वोट नोटा पर देकर के आ सकता हूँ, नन ऑफ द अबव पर देकर के आ सकता हूँ। तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर इससे फायदा क्या है? तो अगर नोटा का पूरा कंसेप्ट आप समझोगे तो नोटा का फायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक इलाका है, इसको दमोह मान लीजिए साहब, और दमोह से 10 लोगों ने चुनाव लड़ा, लेकिन दमोह के लोगों ने कैंडिडेट से ज्यादा वोट किसको दिए हैं? नोटा को दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ का चुनाव रद्द हो जाएगा और ये जो कैंडिडेट हैं इनको दोबारा चुनाव में लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, नए कैंडिडेट को आना पड़ेगा। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं राइट टू रिजेक्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत में अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। भारत में नोटा सिर्फ आधे रूप में लागू हुआ है, इसीलिए इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। तो बस आप इतना याद रखेंगे कि नोटा को पहली बार 2000 सॉरी नोटा का पहली बार जो इस्तेमाल किया गया था वो छत्तीसगढ़ के लोकल बॉडी के इलेक्शन में किया गया था।
फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि नोटा को इंक्लूड किया जाए, और 2013 में दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम के जो चुनाव हुए उसमें नोटा का इस्तेमाल किया गया, और भारत 14वां देश बना जिसने नन ऑफ द अबव का इस्तेमाल किया है, जिसने नोटा के विकल्प का इस्तेमाल किया है। तो ये भी आपको याद रखना है नोटा के बारे में। ये कुछ बेसिक बातें। पहला जो प्रयोग हुआ था वो छत्तीसगढ़ के चुनाव में हुआ, स्थानीय निकाय में। 2013 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मिजोरम, राजस्थान के चुनावों में। ठीक है। और ईवीएम मशीन में इसके लिए गुलाबी रंग से दर्शाया जाता है, गुलाबी बटन से इसे दर्शाया जाता है। अब एक छोटी सी बात और आप याद रखेंगे दोस्तों, आचार संहिता के बारे में। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता, ये शब्द भी आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। आचार संहिता क्या है सर? ये आचार संहिता, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक शब्द सुनिए, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। आचार संहिता कुछ ऐसे नियम हैं जो राजनीतिक पार्टियों ने आपस में अपनाए हैं ताकि चुनावों को बेहतर तरीके से करवाया जा सके। याद रखिए, इसके लिए संसद ने कोई कानून नहीं बनाया या राज्य की विधायिकाओं ने कोई कानून नहीं बनाया। तभी पार्टियां आपस में बैठी और उन्होंने कहा कि हम भारत की डेमोक्रेसी को और बेहतर बनाने के लिए आपस में कुछ नियम बनाएंगे जिन्हें मोरल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है, और इसको लागू करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। तो बेसिकली इसमें कुछ बातें होती हैं जो चुनाव के समय नहीं की जा सकती, जैसे कितना खर्च करना चाहिए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कोई भी लोक लुभावन वादा नहीं करना चाहिए। तो याद रखेंगे, भारत में जो लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है उसके लिए आचार संहिता का निर्माण और उसके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। बाकी भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, विशेष तौर पर लोकसभा के चुनाव, इसमें मोरल कोड ऑफ कंडक्ट को बनाने और इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। पहली बार इसका इस्तेमाल 1960 के केरल विधानसभा चुनाव में किया गया था, और 1962 से इसका प्रयोग लोकसभा के चुनाव में किया गया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐप भी बनाई है जिसका नाम है सी विजिल। इसके द्वारा हम भी कंप्लेन कर सकते हैं अगर कहीं पर मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं किया जा रहा। तो ये है दोस्तों आचार संहिता के बारे में कुछ बेसिक बातें, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बेसिक बातें। अब एक छोटा सा टास्क करते हैं ताकि हम किसी भी चीज में कंफ्यूज ना हो जो हमने पढ़ा हुआ है। देखो, हमने सबसे पहले कौन सी चीज पढ़ी सर? हमने ईवीएम के बारे में पढ़ा। फिर हमने दूसरी चीज कौन सी पढ़ी सर? हमने वीवीपैट के बारे में पढ़ा। फिर हमने तीसरा पॉइंट कौन सा पढ़ा सर? हमने नोटा के बारे में बात की। और चौथा हमने क्या डिस्कस किया? हमने आचार संहिता को डिस्कस किया। अभी ऐसे जब इतनी चार चीजें हमने पढ़ ली ना, तो यहाँ पे कंफ्यूजन भी क्रिएट होना शुरू हो जाता है चीजों के बारे में। क्या कंफ्यूजन? कि सर पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ, किस जगह पर इनका पहली बार इस्तेमाल किया गया। तो अब एक एक करके हम यहाँ समझना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि पहली बार कहाँ पर इस्तेमाल किया गया। तो ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कहाँ किया? तो आप कहोगे सर केरल का जो विधानसभा चुनाव हुआ था 1982 में, वहां पर ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल किया गया। बहुत अच्छे। वीवीपैट का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ सर? 2013 में नागालैंड के जो विधानसभा चुनाव हुए वहां पर नॉक्सेक करके एक जगह है, वहां वीवीपैट का पहली बार इस्तेमाल किया गया। नोटा का इस्तेमाल पहली बार कहाँ हुआ सर? 2009 में छत्तीसगढ़ के स्थानीय चुनावों में, और 2013 में दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम के विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल किया गया। और आचार संहिता का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ? तो 1960 के केरल विधानसभा चुनावों में।
ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तरीका भी है मुश्किल चीज़ों को याद करने का। या जब हम एक जैसी चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो उन्हें इस तरह से कंपैरिजन चार्ट बना करके याद कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी दोस्तों। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के द्वारा अलग अलग एप्लीकेशंस जारी की गई हैं। एक स्वीप नाम का सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशनल एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। और जैसा हमने बताया अभी कि जो मतदाता पहचान पत्र जारी करता है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करता है। टीएन सेशन साहब ने इसकी शुरुआत की थी कि हम मतदाता पहचान पत्र जारी किया करेंगे। इसके अलावा हाल ही में एक मतदाता जंक्शन करके कार्यक्रम शुरू किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ताकि लोगों को जागरूक बनाया जा सके। और मतदाता जंक्शन के साथ साथ एक और वेब रेडियो है जिसका नाम है हेलो वोटर। तो हेलो वोटर, मतदाता जंक्शन, स्वीप नाम का कार्यक्रम, एपिक नाम का कार्यक्रम, ये सारे किसके कार्यक्रम हैं? इलेक्शन कमीशन के। एक सुविधा ऐप भी चालू किया था, सी विजिल ऐप है, एक नो योर कैंडिडेट ऐप है। इसके अलावा ये इतनी सारी एप्लीकेशन है। अब थोड़ी सी बात ना मैं आपको परिसीमन आयोग के बारे में और बता देता हूँ, ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। डिलिमिटेशन कमीशन क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में आर्टिकल 82 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, डिलिमिटेशन कमीशन बनाई जाएगी। और इसके लिए संसद हर एक जनगणना के बाद अधिनियम बनाएगा, हर एक सेंसस के बाद एक एक्ट बनाएगा। ठीक है, और परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। सर, परिसीमन का मतलब क्या होता है? परिसीमन का मतलब होता है कि लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या का निर्धारण करना, और अगर सीटों की संख्या को कम या ज्यादा नहीं करना है तो इस बात का पता करना कि क्या किसी की सीमा बदलनी है। मान लीजिए कि पहले दमोह की सीमा यहाँ तक आती है, तो क्या उसे यहाँ तक बढ़ाना है या कम करना है। या फिर इस बात का भी निर्धारण करना कि कहीं पर अनुसूचित जनजाति या जाति का आरक्षण देना है या कहीं से उस आरक्षण को वापस लेना है। ये सारे काम किए जाते हैं परिसीमन के द्वारा, ये सारे काम किए जाते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, जो राष्ट्रपति निर्मित करते हैं, प्रेसिडेंट जिसे बनाते हैं, और अधिनियम जो है वो पार्लियामेंट लेकर के आती है। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में एक छोटी सी बात और आपको याद रखना है दोस्तों, कि अब तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है, 1952, 62, 72 और 2002। 2002 में जो परिसीमन आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह। उसके अध्यक्ष कौन थे? कुलदीप सिंह। ठीक है, और इसकी जितनी भी सिफारिशें होती हैं, डिलिमिटेशन कमीशन की जितनी भी सिफारिशें हैं वो बाध्यकारी होती हैं, वो कंपलसरी होती है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो हमने भारत निर्वाचन आयोग भी पढ़ लिया और राज्य निर्वाचन आयोग भी हमने खत्म कर लिया। अब हम इसके प्रश्नों को लगाएंगे अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, सिनॉप्सिस को अच्छे से पढ़िए। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।